मॉर्निंग सर। नहीं। चलो, तो कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म करे थे। जी सर। आज पढ़ेंगे मैटर वेव्स। हेडिंग लिखो, मैटर वेव्स। मैटर वेव्स। इसमें लिखना सबसे पहला जो हेडिंग है वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली light has dual nature. According to de Broglie, light has dual nature. Light has dual nature. That is, it behaves as wave as well as particle. That is, it behaves as wave as well as particle. Full stop. Point number 2 लिखना। According to him, every moving matter particle, according to him, every moving matter particle also associate with waves which are called matter waves, or de Broglie waves, matter wave और de Broglie waves। ठीक है, तो इसमें समझो हो क्या रहा है। जैसे इसके पिछले वाले केस में हम लोग समझते थे लाइट वेव है, लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, फिर बताया गया कि लाइट का डुअल नेचर है, ये वेव भी है एज वेल एज पार्टिकल भी है। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अगर कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है तो इसके पास पार्टिकल नेचर तो है ही जो हम देख रहे हैं साफ साफ, इसके पास वेव नेचर भी होता है। वो बताया था डी ब्रोगली ने कि जैसे लाइट वेव है, पार्टिकल है, वैसे ही अगर कोई पार्टिकल है तो वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है, और जो वेव वहां से निकलता है उस पार्टिकल से, उसको बोलते हैं मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव। तो वेव के लिए हमें वेवलेंथ डिफाइन करना पड़ता है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है, तो वो लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, एनर्जी मोमेंटम and wavelength of a moving particle. Energy, momentum and wavelength of a moving particle. तो एनर्जी कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा, और अगर वेव है तो वेवलेंथ कितना होगा। पॉइंट वाइज करके लिखना। अगर कोई पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m है, कोई पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है,
फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है। जैसे एक कोई पार्टिकल था जिसका मास m था, ठीक। अब ये मूव करेगा तो ये पार्टिकल तो है ही, साथ साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो जब मूव मोशन में आता है तो उसके लिए हम एक इफेक्टिव मास डिफाइन करते हैं। नंबर 2, जब इसका जो स्पीड है, इसको v स्पीड से मूव करवा रहे हो, v वेलोसिटी से मूव करवा रहे हो, तो एक टर्म आता है रिलेटिव मास। तो अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इसका रिलेटिव मास होता है रिलेटिव और इफेक्टिव मास। If particle is moving with velocity v, ठीक है। तो यहाँ से इफेक्टिव मास जो आएगा एम ई या एम डैश लिख दो, एम डैश विल बी एम डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको इफेक्टिव मास बोलते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो इफेक्टिव मास उसका जो होगा एम डैश विल बी इक्वल टू एम। तो जितने भी पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, बाकी सारे जो माइन्यूट पार्टिकल है, उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, और जब मोशन में होंगे, वी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, तो जो उनका इफेक्टिव मास होगा, या फिर इसको कंपेयर कर रहे हैं हम फोटोन के मास से, फोटोन के मास से रिलेटिव क्वांटिटी देख रहे हैं, तो ये इतना होगा। तो ये मास हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोमेंटम की, कि मोमेंटम कितना होता है। मोमेंटम तो बहुत इजी है। मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर v वेलोसिटी से चल रहा है तो पार्टिकल के लिए, पार्टिकल का अगर मास पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, तो मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी, ठीक है। और एनर्जी कैसे होगा, अगर कोई पार्टिकल है v वेलोसिटी चल रहा है तो उसमें जो एनर्जी आएगा दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर इसको p के टर्म में लिखोगे तो p स्क्वायर बाई 2m। फोटोन का वेवलेंथ कितना होता है और उसका मास कितना होता है, उससे रिलेटेड एनर्जी कितनी होती है, वो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, जब वो मोशन में होता है तभी उसका मास आता है, और उसके चलते जो एनर्जी आता है एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन ने बताया था, जो वेवलेंथ आता है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। फिफ्थ वन इज वेवलेंथ of matter wave associated with particle। और इस वेवलेंथ को हम डिब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर डिब्रोगली वेवलेंथ जो होता है दैट इज गिवन एज डिब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्डा is given as h upon p, या फिर h into mass into h upon m into v मोमेंटम, या फिर अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखोगे तो p कैन बी रिटन एज h upon रूट ओवर 2me। तो कभी भी जब डिब्रोगली वेवलेंथ पूछेगा
तो अगर मोमेंटम दिया हुआ है तो डायरेक्टली एच बाई पी कर देंगे, वेलोसिटी दिया हुआ है तो मास भी दिया होगा एच बाई एम वी कर देंगे। अगर एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो उसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट लिखो, वेवलेंथ, वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, de Broglie wavelength of a charge particle accelerated between 2 points, accelerated between 2 points, having a potential difference v, having a potential difference v। देखो कह रहा है एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v के बराबर है। अब यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है q जिसका मास है m, इसको एक्सेलरेट करके इधर की तरफ मूव करवा रहे हैं, ठीक है। ये यहां से यहां जाएगा, तो अगर यहां से यहां जा रहा है तो मोशन में आएगा, ये जो भी है ये वोल्टेज है। अगर मोशन में जा रहा है तो मोशन के चलते क्या होगा, वो बिहेव करेगा एज ए वेव। तो अगर एज ए वेव बिहेव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय किसके द्वारा वर्क होगा, इस चार्ज को पॉइंट 1 से 2 पे मूव करके ले जा रहे हो तो वर्क डन कौन करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके चलते ये पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि हम 2 पॉइंट के बीच में अगर किसी पार्टिकल को मूव करवाते हैं और उनके बीच अगर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो यहाँ होगा, वर्क डन बाय पोटेंशियल, ठीक है। तो कितना होगा, पोटेंशियल होता कितना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, v के बराबर है। या v को थोड़ा सा अलग करने के लिए vo लिख दो ताकि वोल्टेज पता चले, vo वोल्टेज के लिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर वेवलेंथ दिखोगे, सो या ऐसे लिखो and wavelength is equal to h upon root over 2me या 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, चार्ज ऑन पार्टिकल इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जिस डिफरेंस के अक्रॉस उसको मूव करवाओगे। तो यहाँ से h जो आएगा, सॉरी लैम्डा जो आएगा, दैट विल बी 2m qv, v ओ लिख दो, जहाँ m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, मास या कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग मास रख देंगे। नेक्स्ट क्यू इज चार्ज ऑन द पार्टिकल, अगेन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो पुट करेंगे, या फिर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो पुट करेंगे, या अल्फा पार्टिकल है तो उस पे जो चार्ज होगा वो रख देंगे।
और नेक्स्ट वन इज वीओ। वीओ है पोटेंशियल डिफरेंस। और ध्यान से देखना, ये जो वीओ है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अगर पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ, जैसे V1 दिया हुआ, V2 दिया है, तो V नोट जो है वो है V2 माइनस V1। कभी कभी पॉइंट का पोटेंशियल लेता है ताकि हम उसका डिफरेंस वहां से निकालें, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना। तो जो भी यहाँ से चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ निकाल सकते हो। इसी को डिब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। जो भी पार्टिकल है उसका मास और उसका चार्ज पुट करके। काइनेटिक एनर्जी पता है तो उससे मोमेंटम भी निकाल सकते हो, उसका भी फॉर्मूला अभी जस्ट बताया है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैटर वेव्स। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैटर वेव्स। इसको एक्सपेरिमेंटली दो साइंटिस्ट ने वेरीफाई किया, मतलब दो एक्सपेरिमेंट है, इसको तीन साइंटिस्ट मिलके करे। तो लिखना, एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन ऑफ डिब्रोगली experimental confirmation of de Broglie waves was done by two experimental confirmation of de Broglie wave was done by two experiments. Number one, Davison Germer. Number one is Davison Germer experiment, and number two is Thomson's experiment. Thomson's experiment. अब देखो, वेव के पास क्या होता है, वेव के पास एक फिनोमेना होता है। सॉरी, वेव जैसे हमने पढ़ा था इसके पहले, लाइट वेव के लिए डिफ्रैक्शन पढ़ा था, इंटरफेरेंस पढ़ा था, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो भी पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं और डिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी है किसका, वेव का, वेव भी दिखा सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन अपने मोशन के दौरान डिफ्रैक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब उसके पास भी वेव नेचर है। उसी के हेल्प से डेविसन जर्मर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया कि जो डी ब्रोगली बोल रहा है वो सही है। तो लिखना, नंबर वन में डेविसन जर्मर में लिखना, पहले डेविसन जर्मर में लिखो, लिखो डेविसन जर्मर explained wave nature of a matter Davison Germer explained wave nature of a matter with the help of diffraction of electron beam with the help of diffraction of electron beam through a nickel crystal. Diffraction of electron beam through a nickel crystal. Full stop. And diffraction
and diffraction is a property of wave, and diffraction is a property of wave, and diffraction is a property of wave, hence 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 de Broglie hypothesis, hence de Broglie hypothesis was confirmed by them, and hence de Broglie hypothesis was confirmed by them. जी सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखना थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। थॉमसन ने भी सेम काम किया, लेकिन क्रिस्टल की जगह एक छोटा सा फिल्म लिया। लिखना Thomson used a thin film of metal through which when highly energetic electrons were passed, highly energetic electrons were passed, phenomenon of diffraction was observed. Phenomenon of diffraction was observed. सर ठीक है, फुल स्टॉप। दिस एक्सपेरिमेंट, उसके आगे लिख देना, दिस एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, दिस एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी, this experiment can also be done with the help of alpha particle, protons and neutrons, etc. इलेक्ट्रॉन के हेल्प से सबने शो किया कि अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब उसके पास वेव नेचर है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर थ्योरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर थ्योरी। लिखना लिखो, बोर ने अपना एक पोस्टुलेट दिया था जिसमें उसने बताया था कि ऑर्बिट जो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे वो क्या होना चाहिए, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो उसी को जस्टिफाई किया डिब्रोगली ने। डिब्रोगली ने बताया कि जो उसने बोला है वो सही है विद द हेल्प ऑफ मैटर वेव, क्योंकि जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चल रहे हैं, इसमें घूमेंगे। तो जब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उनके पास वेलोसिटी होता है, तो साथ ही साथ वो वेव भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वेव प्रोड्यूस करेंगे तो जो मोशन होगा कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, जी सर। यहाँ से चला, वेव जनरेट कर रहा है, फिर आके फिर यहाँ मिल गया। तो इसका जो रेडियस होगा
वो इंटीग्रल मल्टीपल, वो जो भी रेडियस है वो इसके वेवलेंथ के टर्म में हम चेंज कर सकते हैं, जो भी इसका रेडियस है, क्योंकि ये जो सरकमफरेंस है ना, सरकमफरेंस पे ही पूरा ऐसे वेव चल रहा है। तो अगर सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस का लेंथ कितना होगा वो रेडियस के टर्म में आ जाएगा, और जो वेवलेंथ होगा उसके टर्म में हम शो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सरकमफरेंस है सी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर रेडियस आर है तो आर रेडियस है तो सी विल बी 2 पाई आर। सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये यहाँ से चल रहा है और जब आके वापस मिल रहा है तो सेम पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो इंटरफेरेंस होता है ना, जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, दैट वुड बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है कि जो पाथ लेंथ होता है या पाथ डिफरेंस होता है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पर। नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो डेल्टा एक्स होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, डेल्टा एल किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एन लेमडा के बराबर होगा। और यहाँ जो टोटल मोशन हो रहा है, जो भी तुम्हारा मोशन है वो कितना है, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, यहाँ पे वापस आ रहा है, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हो ये डेल्टा एक्स के बराबर है। सो 2 पाई आर विल बी इक्वल टू एन लेमडा, और यहाँ से इसको ऐसे आर इक्वल्स टू लिख सकते हो एन लेमडा बाई 2 पाई। और लेमडा अभी हमने पढ़ा, लेमडा क्या होता है, एच अपॉन पी। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, क्योंकि मैटर वेव है, उसका वेवलेंथ होता है एच अपॉन पी। तो अगर इसको यूज करोगे तो यहां से एच बाई एम बी, सो आर जो होगा डेट विल बी एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम भी, और एम भी को इधर ले जाओगे, एम भी आर विल बी एन एच अपॉन 2 पाई। सो यहाँ से एल आएगा, इसको एल बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, एन एच अपॉन 2 पाई। और यही बोर्स ने बताया था कि उसी ऑर्बिट में मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का जहां पे जिसका एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर। और उसको डी ब्रॉगली ने प्रूव किया, वेव जनरेट होता है, वेव जनरेट होगा, उसके चलते जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स के बराबर होगा, दैट डेल्टा एक्स सरकमफरेंस के बराबर होगा। और सरकमफरेंस अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है तो सरकमफरेंस जो होगा वो एन लेमडा के बराबर होना चाहिए, जहां एन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, जी सर। तो इसका एप्लीकेशन था, याद रखना, मैटर वेव का एप्लीकेशन है, इससे प्रूव किया गया है बोर्स पोस्टुलेट। तो ये मैटर वेव का तुम्हारा लास्ट टॉपिक था। एक और छोटा सा चीज है वो भी लिख लो, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है, जैसे कोई पार्टिकल है मूव करता है v वेलोसिटी से, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ आता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे
टेम्परेचर बढ़ाने के चलते क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ भी चेंज होगा। तो किस तरीके से लिखें, तो लिखना, देखो एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल, एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल, एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल of mass m, of mass m, of mass m at temperature T, at temperature कैपिटल T लिखना, at temperature T, T को हमेशा केल्विन में मेजर करते हैं, at temperature T is given as E equals to 3/2 kT। टेम्परेचर के टर्म में अगर किसी पार्टिकल का एनर्जी लिखना है तो डेट इज इक्वल टू 3/2 kT, और यहाँ जो k है यह है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब E पता चलेगा तो लेमडा जब कैलकुलेट करोगे, लेमडा कितना होता है, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर 2me। ठीक है, जो भी एनर्जी के टर्म में अगर लिखोगे तो एनर्जी के टर्म में वेवलेंथ जो होता है वो होता है h अपॉन रूट ओवर 2me, और एनर्जी यहाँ किस टर्म में है, टेम्परेचर के टर्म में। तो टेम्परेचर आप पुट कर दो E, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2 इंटू m इंटू 3/2 kT, और सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा h अपॉन रूट ओवर 3m kT, या 3m पहले लिख दो kT, जहाँ m मास है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो अगर टेम्परेचर के टर्म में पूछ रहा है, टेम्परेचर दिया हुआ है और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेवलेंथ पूछ रहा है, तो उसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। जी सर। चलो ठीक है। तो अगर फोटोन है, फोटोन के लिए वेवलेंथ पूछ रहा है तो पिछले जो चैप्टर में पढ़ाए थे उससे निकालेंगे, और फोटोन के छोड़ के बाकी कोई भी अलग पार्टिकल है उसके लिए वो मोशन कर रहा है और उससे वेवलेंथ पूछेगा, तो जो H वाला फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू H/P वो यूज करेंगे, और वहां से कैलकुलेट करके वेवलेंथ बता सकते हैं, और दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलो नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है, लिखो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। मॉड्यूल है तुम्हारे पास? नहीं सर, नहीं है। मॉड्यूल नहीं है? बुक कौन सा रखे हो? एनसीईआरटी है। अच्छा, बस एनसीईआरटी है। हाँ, चलो कोई नहीं। वो अभी लिया नहीं है। वो कुछ बुक्स दिए थे सर, तो वो बोला है उसमें नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स उसमें नहीं है। अच्छा चलो, तो फिर रेडियो एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एक चैप्टर आज खत्म हो गया, रेडियो एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 चैप्टर और बचे। चलो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।